सीधे मुद्दे की बात करते हैं। टॉप टेक कंपनियां आखिर कोडिंग स्किल्स और एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को इतनी बारीकी से कैसे जज करती हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी के पीछे के सीक्रेट्स को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ बोरिंग थियोरी नहीं है, बल्कि वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां इन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के पीछे इतना क्यों भागती हैं? देखने में ये कॉन्सेप्ट्स काफी थ्योरेटिकल लग सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए उनके मैसिव स्केल के बारे में। जब हर सेकंड लाखों यूजर्स का डेटा प्रोसेस हो रहा हो, तो एक छोटी सी कोडिंग मिस्टेक भी सिस्टम को रुला सकती है। एक गलत डेटा स्ट्रक्चर चुना और बूम, सर्वर क्रैश, या फिर यूजर एक्सपीरियंस पूरी तरह से बर्बाद। इस एक्सप्लेनर में हम एक क्लियर रोड मैप फॉलो करेंगे। पहले डीकोडिंग बिग ओ नोटेशन, फिर द एरे फास्ट बट रिजिड, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट्स, डायनामिक चेन्स, फिर इनका हेड टू हेड कंपैरिजन, और आखिर में चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर। सेक्शन 1, डीकोडिंग बिग ओ नोटेशन। परफॉर्मेंस की इस गेम के रूल्स को समझने के लिए आइए सबसे पहले बिग ओ नोटेशन से शुरुआत करते हैं। अब जरा इस ऑफिशियल डेफिनेशन पर गौर कीजिए। ये कितनी भारी और एकेडमिक लग रही है ना? लिमिटिंग बिहेवियर और इन्फिनिटी जैसे भारी भरकम शब्द किसी भी बिगिनर को डरा देने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि नए डेवलपर्स बिग ओ का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की कोडिंग से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आसान भाषा में कहें तो बिग ओ नोटेशन बस ये मापता है कि जब इनपुट डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाता है, तो किसी एल्गोरिदम की कॉस्ट कैसे स्केल करती है, चाहे वो कॉस्ट समय की हो या मेमोरी की। ये एग्जैक्ट मिलीसेकेंड्स कैलकुलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक नया सुपरफास्ट कंप्यूटर किसी भी पुराने लैपटॉप से हमेशा ज्यादा तेजी परफॉर्म करेगा। इसके बजाय ये इस बात पर फोकस करता है कि जब डेटा 100 आइटम से बढ़कर 10 लाख हो जाए, तो सिस्टम उस भारी लोड को कितनी एफिशिएंसी के साथ हैंडल करेगा। अलग अलग रन टाइम्स को समझने से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जैसे O(1) यानी कांस्टेंट टाइम। इसका सीधा मतलब है कि डेटा चाहे जितना भी हो, ऑपरेशन की कॉस्ट एकदम फ्लैट रहेगी। दूसरी तरफ O(log(n) यानी लॉगरिदमिक रन टाइम में शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, पर फिर वो फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल किसी डिक्शनरी में शब्द ढूंढने जैसा। फिर आता है O(n) यानी लीनियर टाइम, जहां कॉस्ट सीधा इनपुट साइज के साथ साथ बढ़ती है। और सबसे खतरनाक O(n)² यानी क्वाड्रेटिक टाइम। नेस्टेड लूप्स इसका क्लासिक उदाहरण है, जहां इनपुट थोड़ा सा भी बढ़ने पर परफॉर्मेंस बुरी तरह से क्रैश होने लगती है। सेक्शन 2, द एरे फास्ट बट रिजिड। परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड सेट होने के बाद अब टाइम है कोडिंग अरीना के सबसे पहले और पॉपुलर कंटेंडर से मिलने का। एक फिजिकल अंडे के कार्टन को इमेजिन करते हैं। उसमें एक फिक्स्ड नंबर में स्लॉट्स होते हैं, राइट? ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये समझने का कि एक एरे मेमोरी में एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, एक के बाद एक, बिल्कुल सीक्वेंस में। अब क्योंकि मेमोरी में स्लॉट्स एक लाइन से बुक होते हैं, तो कंप्यूटर को एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसलिए किसी भी डेटा को ढूंढना इतना फास्ट होता है जैसे कार्टन से तीसरे नंबर का अंडा तुरंत निकाल लेना। इंडेक्स के जरिए डेटा एक्सेस करना O(1) की स्पीड देता है, यानी बहुत ही तेज। लेकिन इसका ये स्ट्रिक्ट और स्टैटिक साइज ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। अगर कार्टन पूरा भर गया और एक नया अंडा रखना है, तो क्या होगा? उस कार्टन को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। एक नया बड़ा कार्टन लाना होगा और पुराने कार्टन के हर एक अंडे को सावधानी से नए में शिफ्ट करना होगा। प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये O(n) ऑपरेशन है, यानी नए डेटा को ऐड करने या रिमूव करने में बहुत सारी कीमती कंप्यूटिंग पावर और टाइम वेस्ट हो जाता है। सेक्शन 3, लिंक्ड लिस्ट्स, डायनामिक चेन्स। एरे की इस रिजिड साइजिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस में एक और जबरदस्त स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। चलिए इसकी डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ हर एक डेटा पॉइंट एक इंडिपेंडेंट आइलैंड की तरह बिहेव करता है, जो मेमोरी में कहीं भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर आइलैंड के पास अपने डेटा के साथ साथ अगली लोकेशन का एक पॉइंटर यानी एड्रेस भी होता है। मेमोरी में यहाँ वहाँ बिखरे होने के बावजूद ये सभी नोड्स आपस में एक इनविजिबल चेन से जुड़े होते हैं। ये एरे के उस स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग अप्रोच है।
इस इनविजिबल चेन की फ्लेक्सिबिलिटी वाकई कमाल की है। ये लिस्ट को बिना किसी भारी मेमोरी ब्लॉक्स को शिफ्ट किए डायनामिक रूप से ग्रो और श्रिंक होने की आज़ादी देती है। क्योंकि ये नोड्स मेमोरी में एक जगह फिक्स्ड नहीं है, इसलिए किसी भी नए डेटा को इस चेन के स्टार्ट या एंड में ऐड करना एक इंस्टेंट O1 ऑपरेशन बन जाता है। बस एक नया पॉइंट अपॉइंट किया और काम खत्म, कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब स्पेसिफिक डेटा ढूंढने की बात आती है तो सीधे वहां जंप नहीं किया जा सकता। अगर 5वां आइटम चाहिए तो पहले आइटम से रास्ता पूछना पड़ेगा, फिर दूसरे से, और ऐसे ही पूरी चेन को सीक्वेंस में वॉक करना होगा। ये सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी इस सर्च को एक बहुत ही स्लो ON ऑपरेशन बना देती है, खासकर तब जब आइटम्स लाखों में हों। सेक्शन 4 हेड टू हेड कंपैरिजन। अब वक्त आ गया है इन दोनों फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को आमने सामने अखाड़े में उतारने का, ताकि हम इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को क्लियरली कंपेयर कर सकें। इस आमने सामने के मुकाबले में ट्रेड ऑफ्स बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ एरेज हैं जो डेटा एक्सेस करने में बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हैं, क्योंकि वे O(1) इंडेक्स लुकअप यूज करते हैं, पर उनका रिजिड साइज नया डेटा ऐड करने में उन्हें स्लो बना देता है। दूसरी तरफ लिंक्ड लिस्ट्स बिना किसी टेंशन के डायनामिकली अपना साइज एडजस्ट कर लेती हैं, और इनमें इंसर्ट करना बहुत फास्ट है, लेकिन बिखरे हुए मेमोरी नोड्स की वजह से इनका डेटा रिट्रीवल टाइम काफी पीछे छूट जाता है। सेक्शन 5 चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर्स अंदर से कैसे काम करते हैं, ये जानना तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली स्किल इस बात में है कि इन्हें कब और कहाँ डिप्लॉय करना है। एक सेकंड के लिए अपने घर के क्लोजेट को इमेजिन करते हैं। अगर रोज पहनने वाले जूते बेड के नीचे स्टोर कर दिए जाएं तो उन्हें निकालने में जरूर ज्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन इससे क्लोजेट में काफी वैल्यूएबल डेली स्पेस बच जाएगा। यहाँ फास्ट रिट्रीवल स्पीड पर स्पेस को प्रायोरिटी देना एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। रन टाइम के बदले लिमिटेड मेमोरी स्पेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। याद रखिए, कोई मैजिक या परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेबल ट्रेड ऑफ्स होते हैं। किसी इमेजिनरी परफेक्ट सोल्यूशन को ढूंढने के बजाय ये 4 स्टेप प्रोसेस एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देता है। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम और कंस्ट्रेंट्स को डीप लेवल पर समझना होता है। उसके बाद डेटा की रिक्वायरमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, फिर उन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है जो फिट बैठते हैं, और एंड में वो स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है जिसके ट्रेड ऑफ्स सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हों। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच साबित करती है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट टूल चुनने की एक आर्ट है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आज लिखे जा रहे कोड के फ्यूचर पर एक बार सोचने की जरूरत है। ट्रू स्केलेबिलिटी पाने के लिए ये डिसाइड करना ही होगा कि कौन से परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्टेबल हैं। सबसे बेस्ट कोड वो नहीं होता जो हर चीज में फास्ट हो, बल्कि वो होता है जो अपनी कंस्ट्रेंट्स को समझकर लिखा गया हो। तो अगली बार जब किसी मेजर प्रोजेक्ट के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स चुनना हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, सिस्टम की प्रायोरिटी क्या है, बिना रुकावट वाली स्पीड या फिर डेटा को डायनामिक रूप से हैंडल करने की फ्लेक्सिबिलिटी।